गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। मैं आपके साथ आपका निखिल सर। जैसा कि आपको पता है हम डेली यहाँ पे अपनी जीके की क्लास पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू कुछ हेल्थ इश्यूज़, तबीयत खराब होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो चलिए आज से हम अपनी क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे, रेगुलर चलती रहेगी आप क्लास, अब कोई इशू ऐसा इशू नहीं आएगा। तो जैसा कि आपको पता है हम अपनी क्लास में डेली 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो कि यूज़फुल हैं आपके RIMC देहरादून, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, RMS और भी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है अपना, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू लीव्स इज कॉल्ड। किसी भी पेड़ या फिर पौधे में जो लीव्स से, उसकी पत्तियों से जो पानी का नुकसान होता है या पानी वेपर बन के उड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब पेड़ की पत्तियों से पानी हवा में उड़ जाता है या फिर क्या बोलते हैं, उसको सूख जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पानी का नुकसान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट जो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस किसी भी प्लांट द्वारा सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करके CO2 जब कोई प्लांट बनाता है तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, जब भी हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, वाटर वेपर को गर्म करते हैं और वाटर वेपर को ठंडा करके स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। भाप को ठंडा करने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है, इसको सही कर लीजिए स्पेलिंग, EVAPORATION। एवेपोरेशन, जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं और वो क्या होता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है, वेपर में बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू लीव्स इज कॉल्ड, तो हमारा आंसर यहाँ जो सही है वो है ट्रांसपिरेशन। चलिए नेक्स्ट है, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ। जो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, वो किस किस चीजों से बना हुआ होता है? बोन से बना हुआ होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज, बोन्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज और ऑल ऑफ दिस, तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा बोथ बोन्स और कार्टिलेज से मिलके हमारी बॉडी का जो है वो स्केलेटन बना होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नीचे जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? तो हमारा आंसर यहां होगा जो इंच है। इंच हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट के लिए। अंगुल जो है, अंगुल, मुट्ठी या फिर स्टेप, ये हम लोकली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? वो इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया इज डिसीज इन विच अ पर्सन सफर्स फ्रॉम अ डिफिशियंसी ऑफ। बोल रहा है क्वेश्चन कि एनीमिया जो है एक बीमारी है जो कि किस चीज की कमी से होती है? तो हमारा आंसर यहां होगा, एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है ना, जब हमारे खून की कमी होती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। एडिशनल पॉइंट, कैल्शियम की कमी से हमें रिकेट्स होता है, आयोडीन की कमी से हमें ग्वेटर होता है, ग्वेटर। इसको घेंगा रोग भी बोलते हैं, ग्वेटर। ये हमने लास्ट अपने वीडियोस में अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वेटर, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, और आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसको कब इनॉग्रेट या फिर कब उसका जो है वो स्टार्ट हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था? हमारा आंसर यहां होगा 28 जनवरी 1950 को ये इनॉग्रेट हुआ था। कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है RIMC के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने adopted इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान है,
उसको क्या किया था, उसको अडॉप्ट किया हुआ था। नेक्स्ट है, उसको मंजूरी दी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को सभी को पता है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे। चलिए, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, मंजूरी दी थी। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट लाइन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, ये है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। और जो मैकमैन लाइन है ये किस किस कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, ये इंडिया एंड चाइना के बीच में है। इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको मैकमैन लाइन बोलते हैं। ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन दी वर्ल्ड, इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा शुगर प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा हुआ है, या फिर लास्ट हमने अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है कि विच स्टेट इज नोन एज शुगर बोल ऑफ इंडिया, तो वहां पे आंसर था हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहां पे हमारा भी आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन हम अगर बात करेंगे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ये पॉइंट यहां लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, शुगर केन इन इंडिया, तो हमारा आंसर यहां क्या होगा, यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा महाराष्ट्र। यहां पे हमारा आंसर जो होगा वो महाराष्ट्र सही आंसर होगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन महाराष्ट्र। अगर बोलेगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, तो आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का निकनेम जो है वो क्या, शुगर बोल ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। चलिए यहां पे और बात करते हैं आगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, इजी है, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। और है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, यह है अमरावती। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। बच्चों अभी आपके पास में एक या फिर आज या फिर कल में, एक दो दिन में आपके पास में मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूं इंडियन स्टेट्स, देयर कैपिटल्स, देयर चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड, वो देखते रहिए। उससे क्या है कि आपको पता पड़ेगा कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर होते हैं या नहीं होते हैं, स्टेट्स में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इसमें इस चीज़ को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एडिशनल पॉइंट हमारे पास में ये पढ़ने के लिए तो हमने यहाँ पढ़ लिए, शुगर बोल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, शुगर लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, तो हमारा आंसर यहाँ पे है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV। ASLV जो है एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पूरा नाम इसका है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है, ये इसरो अपने जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है। इसके अलावा दो और रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं दो टाइप के और रॉकेट होते हैं। एक होता है PSLV। PSLV का पूरा नाम क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और नेक्स्ट कौन सा है, यह है GSLV। GSLV का नाम क्या होगा, जियो
सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो क्वेश्चन था हमारा ASLV का पूरा नाम ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल मोटो कौन सा है? तो हमारा आंसर यहां होगा सत्यमेव जयते। ये हमारा नेशनल मोटो है, राष्ट्रीय उद्देश्य है, और इसका हिंदी में मतलब है हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। और ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है? तो ये अडॉप्टेड है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद, ये हमने मुंडक उपनिषद से इसको अडॉप्ट किया हुआ है, हमारा नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किंग ऑफ स्पाइसेस। इनमें से जो हमें ऑप्शन दे रखे हुए हैं, इनमें से किसको किंग ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है, किंग ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। एक टाइम था कि जो ब्लैक पेपर है वो गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल था। जो इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, वो ब्लैक पेपर से ही किया जाता था। तो बहुत ज्यादा प्रेशियस होने की वजह से इसको किंग ऑफ स्पाइसेस भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज का कितना होना जरूरी है? तो जो भी कैंडिडेट होगा उसको 30 इयर्स का होना जरूरी है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। हमने अपने हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आपको ऐसा मिलता रहेगा कि जो पॉइंट्स आएंगे वो हमने कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी क्लास में डिस्कस जरूर कर रखे होंगे, या तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो ये भी जो था आई थिंक एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में था। तो जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो है 30 इयर्स। इसके अलावा अगर हमें लोकसभा का मेंबर बनना है, लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपको एज जो है मिनिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ था। और प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए आपकी एज, जो कैंडिडेट है उसकी एज 35 इयर्स होनी चाहिए। ये हमने पॉइंट अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस करे हुए थे। लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 इयर्स, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए मिनिमम एज किसी भी कैंडिडेट का 35 इयर्स होना आवश्यक है, जरूरी है। आप यहां पे मुझे कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा और लोकसभा का दूसरे नाम क्या है, किस किस नाम से राज्यसभा और लोकसभा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें कितने पार्टी हैं, कितने हाउसेज हैं। यहाँ आपसे एक मैं फीडबैक भी लेना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे वीडियोस, जो हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए संडे वाले दिन, अभी तो आज संडे जो है, उसके अलावा ये आज मैं संडे के दिन में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास आज ही के दिन में आएगा। नेक्स्ट संडे जो होगा, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे एक फिक्स टाइम पे, या तो मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे, मैं आपके साथ एक लाइव क्लास लेके आऊँ, जिसमें हम अपना जितना भी हमने अभी तक पढ़ा होगा, या हमने वीकली बेसिस पे पढ़ा होगा, या हमने ओवरऑल पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। हर एक क्वेश्चन आंसर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं। वैसे तो मैं 30 सेकंड या 35 सेकंड्स दूंगा, बट अगर मैक्सिमम टाइम दूंगा तो 1 मिनट का टाइम दूंगा। और एक हम ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें हम सारा अपना रिवीजन करेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर्स नहीं होंगे, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको जवाब देना होगा कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो जैसा भी आपका जो भी कमेंट हो, जो भी फीडबैक हो, बताइए कि सर ये क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, हमारा रिवीजन अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो आप कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज का जो रिक्वायरमेंट है किसी कैंडिडेट का, वो 30 इयर्स होना जरूरी है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कौन सी जगह लोकेटेड है, ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। ये कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? ये केरला में है। ये केरला में है। केरला में जगह है त्रिवेंद्रम, केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। यहां पर ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ था अपने क्लास में। श्रीहरिकोटा में क्या है? श्रीहरिकोटा में जो है वो
सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा में है। तिरुवनंतपुरम में, केरला में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। हु रोट द बुक वी द पीपल? कौन इनमें से हमारे पास में व्यक्तित्व जो है जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है, जिसका नाम है, काफी फेमस बुक है, वी द पीपल? तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा नाना भाई पालकीवाला जो है, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, वी द पीपल। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये बुक्स एंड ऑथर्स एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, वहां से आया हुआ है। जो भी अभी हम यहाँ पे रैंडमली पढ़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड से हमारे पास में मैं क्वेश्चंस जो है वो बनाता हूँ, निकालता हूँ प्रीवियस पेपर से। तो इसके अलावा हम टॉपिक वाइज भी इनको पढ़ेंगे। जब हम बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से हैं, वो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। तो ये अभी मैं एक मिसलेनियस टाइप की क्लास ले रहा हूँ अभी, ताकि आप हमारे साथ में जुड़ते रहें, अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे। उसके बाद में हम एक सिस्टमेटिक तरीके से सारा अपना जो स्पेसिफिक सिलेबस है उसको हम तरीके से खत्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कांस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? जो कांस अवार्ड है वो किस फील्ड में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है? देखते हैं। कांस एक जगह है, वो है फ्रांस में, है ना। तो कांस जो अवार्ड है वो किस चीज के लिए दिया जाता है? फ्रांस में है, फिल्म्स के लिए कांस जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल होता है काफी बड़ा, वहां पे ये अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे क्या है? जर्नलिज्म के लिए कौन सा हमारा जो इंपॉर्टेंट है अवार्ड, वो है पुलित्जर अवार्ड जर्नलिज्म में दिए जाते हैं। लिटरेचर में कौन कौन से दिए जाते हैं? लिटरेचर में जो है वो बुकर प्राइज दिया जाता है, लिटरेचर के लिए बुकर प्राइज, और पुलित्जर भी दिया जाता है। लिटरेचर के लिए इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज, एज ऑफ नाउ मुझे याद आ रहा है, नोबेल प्राइज जो है वो दिए जाते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास में ये है कि लिटरेचर, जर्नलिज्म, इन दोनों में पुलित्जर दिए जाते हैं। लिटरेचर में बुकर अवार्ड भी दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल प्राइज, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बड़ा जो हम मानते हैं नोबेल प्राइज है वो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे दिया जाता है। टोटल 5 फील्ड्स हैं नोबेल प्राइजेस की। उसके अलावा फिल्म्स के लिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो था वो था कांस अवार्ड, फिल्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द ओनली इंडियन टू विन, इसको बोवेल नहीं है, ये नोबल है, इसको सही कर लीजिए, ये नोबल है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इज, एक अकेले इंडियन है जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन को जो है वो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और ये अकेले इंडियन है जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया हुआ था? इन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी करी हुई थी, रमन इफेक्ट। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई, ये स्पेस साइंटिस्ट थे, स्पेस साइंटिस्ट थे। होमी जहांगीर भाभा, ये एटॉमिक साइंटिस्ट थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 1000 मीनार्स? कौन सी सिटी है जिसको सिटी ऑफ 1000 मीनार्स भी कहा जाता है, मीनारेट्स भी कहा जाता है, 1000 मीनारेट्स कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा कायरो। कायरो जो है इसको सिटी ऑफ 1000 मीनारेट्स की कहा जाता है। 1000 मीनारेट की शहर के नाम से इनको जाना जाता है, सिटी को। ये जो कैपिटल है, ये कहाँ की कैपिटल है? कायरो इजिप्ट की कैपिटल है, इजिप्ट। कायरो जो है वो कैपिटल है इजिप्ट की। इसके अलावा इस्तांबुल टर्की में है, टर्किश कैपिटल है ये। इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पे हमारा सही आंसर जो होगा सिटी ऑफ 1000 मीनार्स, आंसर क्या हो जाएगा? कायरो। मक्का जो है वो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। टर्की कैपिटल कर लीजिए इसको। चलिए, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ 1000 मीनार्स?
आंसर हमारा हो जाएगा कायरो। कायरो जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? ये इजिप्ट की कैपिटल है। मक्का जो है वो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है, एक पिलग्रिम साइट है इस्लाम रिलीजन की। इसके अलावा इस्तांबुल जो है वो टर्की की कैपिटल है और इस्लामाबाद कैपिटल पाकिस्तान। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड इज अ मूवमेंट रिलेटेड विद द प्रोडक्ट। ऑपरेशन फ्लड जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा मिल्क। मिल्क इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। चलिए नेक्स्ट है फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजित किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है हमारे पास बेंगलुरु। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बेंगलुरु को। नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। तो जो क्वेश्चन था हमारा फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, तो हमारा आंसर होगा यहां आंध्र प्रदेश। एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटका, बेंगलोर, नागालैंड, कोहिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 1936 वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जिसको 1936 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है? तो हमारा आंसर होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो सबसे पहले जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1936 में एस्टैब्लिश किया गया था, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था हेलीज नेशनल पार्क। हेलीज नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिर नेशनल पार्क कहां है? यह गुजरात में है। यह गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहां है? ये असम में है। फिर है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहां है? ये है एमपी में। ये कौन कौन से एनिमल्स के लिए फेमस है ये भी देख लेते हैं। गिर नेशनल पार्क जो है वो लायन के लिए फेमस है, लायन। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न्ड राइनो, ये एक सींग वाले गेंडे हाथी के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर के लिए है, टाइगर। तो यहां पे हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके पहले इसका नाम क्या था? हेलीज नेशनल पार्क था। किसके नाम पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है? नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट के नाम पे इसको किया गया है। इसके अलावा फिर गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। और जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? वो हमारा एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रबी क्रॉप इज सोन इन विच मंथ। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो रबी की फसल होती है ये कौन से महीने में इसको बोया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? रबी की फसल है जो वो अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको बोया जाता है। नेक्स्ट है फसल हमने पढ़ा हुआ था कितने टाइप की है? 3 टाइप की होती हैं, रबी, जायद और खरीफ। रबी का आंसर यहाँ पे है, लास्ट हम पढ़ चुके हैं। जायद और खरीफ का आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इनका स्विंग टाइम क्या होता है, कौन से महीने में इनको बोया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज क्रॉस द इक्वेटर 2 टाइम्स। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं, ये आंसर नहीं होंगे। ऐसी कौन सी नदी है जो कि इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है? तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा, नदी का नाम है कॉन्गो। ये सही आंसर है, ये आंसर गलत है। तो कॉन्गो सिर्फ एक अकेली नदी है जो कि इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो सही आंसर हमारा यहाँ कॉन्गो होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्चीपेलागो इन द वर्ल्ड।
दुनिया में सबसे बड़ा आर्कीपेलागो कहाँ है? आर्कीपेलागो होता क्या है? ये होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे जो आइलैंड्स होते हैं उसके ग्रुप को जो है वो आर्कीपेलागो या फिर आर्कीपेलागो बोलते हैं। ठीक है, तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है? जैसे कि हमारा इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये सबसे बड़ा, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है। दुनिया का कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा है ये है इंडोनेशिया में, इसका नाम है मलय आर्कीपेलागो। मलय आर्कीपेलागो इंडोनेशिया में है। इसमें टोटल जो है 18,000 आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो यही दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आर्कीपेलागो है, इंडोनेशिया में मलय आर्कीपेलागो। नेक्स्ट है पॉइंट, द बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट टू मार्क अकबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ। जो बुलंद दरवाजा है अकबर ने बनवाया हुआ था, किस एक जगह की विजय के प्रतीक के तौर पे, उसके सिंबल के तौर पे बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। तो यह है गुजरात। गुजरात में जब अकबर ने गुजरात में जीत हासिल करी, उसकी मेमोरी में इसने जो है वो बुलंद दरवाजा बनाया गया था। कहाँ है बुलंद दरवाजा? ये है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में है। ये बुलंद दरवाजा जो है दुनिया का लार्जेस्ट गेटवे है। अब क्वेश्चन आता है द लार्जेस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारा आंसर होगा बुलंद दरवाजा, लोकेटेड एट फतेहपुर सीकरी यूपी, बिल्ट बाय अकबर ऑन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। ये हमारा पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में ऑलमोस्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी ने देखा होगा यूएसबी, जैसे अभी हम फोन में अपना यूएसबी चार्जर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर्स में भी यूएसबी वो होता है, स्लॉट होता है, पोर्ट होता है, उसमें भी हम यूएसबी इस्तेमाल करते हैं। तो यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस पूरा नाम है यूएसबी का, और यूनिवर्सल सीरियल बस को शॉर्ट करके यूएसबी के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप्स। कौन सा ब्लड ग्रुप हमारा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से खून को ले सकता है? तो हमारा आंसर यहां होगा AB। AB जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। और ब्लड ग्रुप जो O है इसको हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो O होता है, मतलब 2 O ऐसे याद कर सकते हैं। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो ब्लड ग्रुप AB होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो बच्चों कैसी आपको क्लास लगी है आज की? दूसरा आप हमें ये बताइए, जो हमने बताया हुआ है, अभी डिस्कस किया हुआ है कि संडे को लाइव क्लास ली जाए जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? उसके अलावा आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी हमें कमेंट में बताते जाइए। दूसरा मैंने अब आपको बताया हुआ है, अभी क्लास मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस पर जो स्टेट्स एंड कैपिटल्स हैं उसके बारे में भी आपके पास में जल्दी से जल्दी वीडियो वो आ जाएगा, आज या कल में आ जाएगा। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। आपके जो भी प्यारे से कमेंट्स हैं, जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप हमसे पूछते रहिए। पूछने के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।